गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान का भूगोल में अध्याय 5 जिसमें मानव संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव संसाधन किस तरीके से हैं, इसका मुख्य अर्थ ये है कि जनगणना के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरीके से लिंगानुपात हैं एवं जनगणना प्राप्त करने वाले आंकड़े किस तरीके से हमें निकालने होते हैं और किस तरीके से जानकारी प्राप्त करना होता है। आइए आगे देखते हैं और अध्ययन भी करेंगे मानव संसाधन के बारे में। संसाधन, मानव संसाधन जैसे कि जनसंख्या कितनी या जनसंख्या किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, संसाधन होता है। तो इसमें प्रमुख रूप से मानव संसाधन को लिया गया है। जैसे किसी भी या किसी जगह कितने लोग रहते हैं और वहाँ की आबादी की गणना की जाती है। तो क्या होता है, आबादी का जो संबंध है वह किसी स्थान विशेष से तो होता ही है, लेकिन आप अपने जैसे बोलचाल की भाषा में कई बार क्या बोलते हैं, जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, हमारे गांव की जनसंख्या 675 है अथवा रायपुर जिले की बस्तर जिले से अधिक है। इस तरीके से हम उदाहरण तो ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इस वाक्य को गौर करें तो क्या कर सकते हैं कि इनमें किसी न किसी क्षेत्रीय इकाई जरूर शामिल होता है और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को भी क्या कर सकते हैं, हम जनसंख्या या आबादी कहते हैं। जनसंख्या या आबादी का जब संसाधन के रूप में देखें तो इनका महत्व यह होता है कि मानव की जो बुद्धि या कुशलता का उपयोग समाज के विकास के लिए हो तथा उसकी कार्यकुशलता से कोई ना कोई उत्पादक कार्य पूर्ण रूप से होता ही है। स्वाभाविक है, उनके द्वारा कार्य किया जाता है जिसका मुख्य रूप से होता है उत्पादक कार्य को पूर्ण करना। जैसा कि किसी जगह में आबादी के बारे में अगर कई सवाल पूछे जाते हैं तो इसमें क्या आता है, देश की कुल आबादी कितना है, वह हर साल किस दर पर बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। या लोग औसतन जैसे कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं, जिससे महिलाएं या पुरुषों का अनुपात कितना है, उसमें पुरुष, युवा, वृद्धा की अनुपात कैसे हो सकती है। तो इसमें उत्पादन भी शामिल ले सकते हैं जिसमें काम करने वाले लोग अनुपात क्या है, या उनमें उन नगर में जो निवास करने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका अनुपात। तो इस तरीके से उनमें साक्षरता कितने हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कितने हैं, उनमें गरीब कितने, अमीर कितने, हम इस तरीके से अनुपात निकाल सकते हैं जिसे हम संसाधन के अंतर्गत ले सकते हैं। लेकिन यह जानकारी जो हमें कहाँ और कैसे मिलेगी, तो आजकल की जो दुनिया है लगभग हर देश की जनगणना वाली मानी जाती है, यानी लोगों की गिनती। और हमारे देश में हर 10 साल की जनगणना की जाती है, जिससे पूरे देश को आबादी में वृद्धि जानकारी दर्ज भी मिलता है। जैसे पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो आप अनुपात के अनुसार लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसमें वृद्धि हुई थी और किस तरीके से यह आगे बढ़ा था। आइए देखते हैं जिसमें एक उदाहरण, जैसा कि आप जिस ज़िले में रहते हैं या उसके प्रत्येक गांव के जो गांव में प्रत्येक जैसे प्रति 1000 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की योजना है। आप कैसे पता करेंगे कि आपको कितने केंद्र खोलने होंगे, तो इसके लिए हम देख सकते हैं जैसा कि हमारे ज़िले में वहाँ प्रति 1000 की आबादी एक आंगनबाड़ी केंद्र खोलना है, तो वहाँ के कितने आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, तो यह पता करने हम लोग पता करेंगे कैसे। तो आइए देखते हैं। इसको पता करने के लिए जैसे कुल जो जनसंख्या है, जिले की कुल जनसंख्या है उसमें 1000 में भाग देना होगा। जैसे कि जिले में जनसंख्या 5 लाख है, तो हम क्या करेंगे, उसको भाग देंगे जिससे वो 5 लाख हुआ। तो 5 लाख भागित 1000 लगभग वह 500। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने होंगे। इस तरीके से हम एक अनुपात के अनुसार से क्या कर सकते हैं, आबादी किस अनुसार से वह कितने केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र जो खोलने हैं उसके बारे में हम निकाल सकते हैं। भारतीय जनगणना में जब लोगों की कुल जनसंख्या होती है, इसमें महिलाएं और पुरुषें कितनी होती हैं, आइए आगे देखते हैं।
जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े, जैसा कि लोगों की कुल जनसंख्या है, उसमें महिला और पुरुषों की जनसंख्या, पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या है, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरीके से पैसे से जुड़े हुए हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग कारणों से प्रवास करते हैं इत्यादि हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसी के आधार पर जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व, विविध कार्य को भी निकाल सकते हैं, जिससे लोगों की जनसंख्या तथा आबादी घटने एवं बढ़ने की दर का विश्लेषण भी करते हैं। लेकिन इनमें कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि एक उदाहरण है, देश की जब आबादी की क्षमता और ज़रूरतों को समझने के लिए हम उनकी गुणों के बारे में जानना आवश्यक मानते हैं। जैसे लोग अपनी शिक्षा है, व्यवसाय है, आर्थिक स्थिति है, आयु है, लिंग के आधार पर क्या करते हैं, वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे में लोगों की इन विशेषताओं को समझना भी जरूरी है और इनमें कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कुल जनसंख्या और वृद्धि दर है, इसको ले सकते हैं। जनगणना की मदद से हम यह जान पाते हैं कि किसी देश, राज्य, जिले, गांव या शहर में कुल कितने लोग रहते हैं। जैसे घर घर जाकर क्या करते हैं, पता करने के कारण जनगणना का यह आंकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय माना गया है। भारत में पिछले जनगणना में हुई थी, जिसके अनुसार से भारत में कुल भारत में कुल 1 अरब 21 करोड़ 19 लाख लगभग अनुपात माना गया था। और 2001 में जब भारत में 102 करोड़ या 47 लाख लोग थे, इसमें इस प्रकार के देश जैसे हमारे देश में आबादी के पिछले 10 वर्षों में 17.64% बढ़ी, लेकिन इसे हम जनगणना या जनसंख्या में वृद्धि दर कह सकते हैं। जैसे कि 2001 और 2011 के बीच कितने लोग भारत में जनसंख्या से जुड़े, तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि 2011 में भारत की जो जनसंख्या 102 करोड़ थी और वह 2011 में जनसंख्या में 121 करोड़ हो गई थी। तो इस प्रकार 2001 से और 2011 के बीच 19 करोड़ लोगों की जनसंख्या क्या हुई थी, इसमें जुड़ी हुई थी। तो इस तरीके से यह जनसंख्या क्या हो गई थी, वृद्धि हुई थी। आइए आगे देखते हैं, जिसमें लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का अर्थ होता है जैसे प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है। जैसे स्वीडन में लिंग अनुपात 1006 है, जापान में 1057 और नेपाल में 1073 है, जबकि भारत में यह 940 है। जैसे सामान्य रूप से किसी भी स्वस्थ समाज में महिला और पुरुष की जो संख्या है बराबर होनी चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ की बालिकाओं या महिलाओं की पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी 2011 की जनगणना के बारे में चर्चा किया था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का जो लिंगानुपात है वह 940 है। इसका अर्थ यह है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 940 जो हैं ही स्त्रियां हैं, और इसमें लिंगानुपात के अनुसार यह पर्याप्त भिन्न पाई जाती है। एक तरफ दूसरे या कुछ राज्यों का जो राष्ट्रीय औसत है वह लिंगानुपात ज़्यादा है। जैसे आप ले सकते हैं केरल, तो केरल में 1084 है, तमिलनाडु 995 है, आंध्र प्रदेश 991, छत्तीसगढ़ 991, वही हरियाणा में 677 और गुजरात में 912, राजस्थान में 926। इस तरीके से राष्ट्रीय औसत से भी कम लिंगानुपात है। इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि भारत में किस राज्य में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर है और इसे सुधारने के लिए हमें क्या योजनाएं बनानी चाहिए। जैसे कि अगर आंकड़ों में नज़र डालते हैं तो इसमें यह होता है कि भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अनुपात लंबे समय से कम हो रही है, क्योंकि समाज में स्त्रियों के बढ़ते भेदभाव की तरफ
क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा एवं विकास के मामले भी स्त्रियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जनगणना में आंकड़ों का पता चलता है तो इसमें यह पता चला कि भेदभाव का प्रभाव सबसे अधिक छोटी उम्र की बालिकाओं पर पड़ता है, जो 0 से मतलब 6 वर्ष की आयु वर्ग में बालक बालिकाओं का अनुपात 1000 से 914 है। तो यह लिंगानुपात कम हो रहा है। जैसे हमने देखा कि विभिन्न प्रांतों में अलग अलग परिस्थितियाँ, जैसे केरल, तमिलनाडु आदि में देखे जा सकते हैं कि इसकी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका, आर्थिक स्वावलंबन आदि ऐसे कारक हैं जिन्होंने इन राज्यों का लिंगानुपात को उच्च बना रखा है। और इनके विपरीत देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां अनुपात चिंतनीय दशा में पहुंच गया है। और उत्तर एवं पश्चिम भारत में अधिकांश क्या हो गए हैं राज्यों में, मत्सल राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में जैसे प्रीत प्रधान समाज माना है। महिलाओं के लिए उपलब्ध कम आर्थिक अवसर ऐतिहासिक काल में चल रही हैं, जिसमें असमानता आदि कारकों के चलते क्या होगी, लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत को कम कर रहे हैं। इस प्रकार इसमें हमारे प्रांत की लिंगानुपात आंकड़े एक तरफ जहां महिलाओं की अच्छी स्थिति को बयां करती है, तो वहां दूसरी ओर 0 से 6 आयु वर्ग के आंकड़े इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि जो पिछले 3 दशक से बालिका शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो रही थी और इस आयु में लिंगानुपात में कमी आती जा रही है। और इसी आंकड़ों में से एक और लग रहा है कि महिलाओं और बालिकाओं का सामाजिक स्थिति बेहतर हो रही है, मगर साथ साथ आधुनिक तकनीकों की गलत उपयोग से बालिकाओं को पैदा होने से ही वंचित किया जा रहा है। आयु संगठन, जिसमें बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात, जैसे कि विश्लेषण के लिए अगर किसी देश में जनसंख्या को देखा जाए तो वह 3 भागों में विभाजित किया गया है आयु वर्ग के अनुसार, जिसमें बालक वर्ग, युवा वर्ग और वृद्धा वर्ग को शामिल किया गया है। किसी भी समाज में क्या होते हैं, अधिकतम उत्पादक क्षमता जो है युवा वर्ग में होता है, जो घर, खेतों, कारखानों, दफ्तरों में काम कर सकता है। बच्चे और बूढ़े प्रायः उन पर आश्रित होते हैं जो बच्चे भविष्य का उत्पादक बनेंगे और उन्हें उस भूमिका के लिए तैयार करना होगा। तो दूसरी ओर वृद्धजनों के लिए भी क्या करते हैं, सहायक विश्लेषण को विशेष माना जाता है, लेकिन आवश्यक यह भी होता है कि जो नीति निर्धारण है उसके अनुसार से यह आवश्यक है कि देश हो या प्रदेश हो, उसकी आबादी के अनुसार आयु वर्ग में वितरण कैसा होना चाहिए, यह प्रमुख रूप से माना गया है। जिसमें आता है बालक या बालिका वर्ग। तो इस वर्ग आयु के अंतर्गत 15 साल से कम उम्र को शामिल किया गया है, जो सामान्य रूप से इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं और इनकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आर्थिक उन्नति है आदि जो है वह दूसरे वर्ग के लोग करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी इस वर्ग के लोग क्रियाशील नहीं माना जाता, हालांकि जो बहुत सारे क्षेत्रों में बाल श्रमिक और मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता। अगला है युवा वर्ग। जैसे कि युवा वर्ग में इसमें हम ले सकते हैं, इस वर्ग में 15 साल से 59 आयु वर्ग को क्या करते हैं, शामिल किया करते हैं। क्योंकि यह गौर करते हैं तो इसमें यह पाएंगे कि आयु वर्ग जो है सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग होता है और अक्सर इस आयु वर्ग पर ही अन्य दोनों आयु वर्ग के लोग, बालक और वृद्ध, आश्रित रहते हैं। यह वर्ग अधिक गतिशील भी होता है। रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज़्यादा प्रवास इसी वर्ग के लोग करते हैं। अगला आता है तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह वृद्ध वर्ग, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं और इस उम्र के बाद लोगों की क्रियाशीलता में कमी आने लगती है। और इसी वर्ग में अधिकांश लोग जो नौकरी के लिए या अन्य कार्य के लिए
आधारित रहते हैं और अपनी ज़रूरतों के लिए आयु वर्ग क्या करते हैं, आश्रित भी रहते हैं। जैसा कि किसी भी देश की आयु जो विन्यास पर दर्शाए जाते हैं, तो सामाजिक विज्ञान की जनसंख्या का पिरामिड का प्रयोग करते हैं हम। पिरामिड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उस आयु को दर्शा सकते हैं। भारत की आयु पिरामिड के आरेख के माध्यम से जैसे 2014 में देखें तो प्रत्येक 4 वर्ष में अंतराल में क्या हो गए, महिला और पुरुषों की जनसंख्या जो है दी गई थी। उसमें 2014 में बच्चों और युवाओं का अनुपात वृद्धों की तुलना में अधिक है, क्योंकि उनमें 20 वर्ष की आयु से कम लोगों का अनुपात अन्य किसी आयु वर्ग से अधिक है। क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि जो 20 वर्ष तक भारत के उत्पादक कार्य करने वाले उम्र में लोगों की कमी नहीं आई, लेकिन साथ ही वृद्धों की जनसंख्या जो है कम होने के कारण अर्थव्यवस्था पर कम भार हुआ। लेकिन महिला और पुरुष वाले जो स्तंभ है उसकी तुलना करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि युवा पीढ़ी जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना बहुत कम होने लगी है, क्योंकि 8 साल से कम उम्र के बच्चों बालिकाओं का अनुपात बहुत कम है। और इसमें यह पता चलता है कि आरेख के माध्यम से तुलना जो है पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के आरेख से किया जा सकता है। काम और कार्यशील जनसंख्या, जैसा कि हमारे देश की जनगणना में किसी श्रमिक और उत्पादक काम करने वाले माने, यह बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास कोई नियमित काम नहीं होता, उनकी काम का स्वरूप बदलते रहता है। पता ही होगा, जैसे लोगों के पास क्या रहते हैं, कभी रोज़गार होता है तो कभी वे बेरोज़गार हो जाते हैं, खाली बैठते हैं। तो ऐसे में उन्हें किस श्रेणी में गिना जाए, इसका मतलब सही तरीके से नहीं निकाल सकते। मगर जनगणना आयोग या उसके एक काम चलाऊ जैसे परिभाषा माना जाए तो क्या मान सकते हैं, 2011 की जनगणना के मुताबिक काम को आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में भागीदारी के साथ जोड़कर देखा जाता है। और यह भागीदारी जो है शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हो सकती है। लेकिन काम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो केवल वास्तविक काम शामिल है, बल्कि सुपरवाइजर और निर्देशन भी इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत आंशिक रूप से जैसे खेत, पारिवारिक उद्यम आदि जो किसी आर्थिक गतिविधि की मदद से अवैतनिक काम भी करते हैं। तो इस तरीके से उपयुक्त कार्य में जो लगे हैं वह सभी लोग क्या हुए, श्रमिक हुए। जो व्यक्ति घरेलू खपत के लिए पूरी तरह खेती या दूध उत्पादन में लगे हुए हैं उनको भी श्रमिक के रूप में मान सकते हैं। लेकिन जो दैनिक काम करना जैसे खाना बनाना, पकाना, पानी भरना, बच्चों की देखभाल, घर की साफ सफाई आदि उत्पादक श्रम नहीं शामिल कर सकते। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार 30% लोग मुख्य रूप से क्या हुए, उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग वह 10% लोग आंशिक रूप से क्या थे, उत्पादक कार्य करते हैं। लगभग 60% लोग उत्पादक काम में नहीं लगे। इससे यह है कि थोड़ा फ़र्क आता है। जैसे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यहाँ 32% जो हैं लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 16% लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य कर रहे हैं, जिसमें कुल मिला के यह हो गया लगभग 52% लोग उत्पादक काम नहीं कर रहे हैं या उसमें नहीं लगे हुए हैं। इस तरीके से कार्यशील